नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके किताब के एनसीईआरटी का है। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि आप लोग बुक्स खरीद लेना, चंद्रिका खरीद लेना, क्योंकि वहीं से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो ये उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। आपको मन करे तो खरीद भी लेना, कोई बात नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, और एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो आप लोग को याद होना चाहिए वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। और कभी कभी कहता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो वियना सम्मेलन भी कहेगा तो 1815 पर ही टिक लगाना, और वियना कांग्रेस कहेगा तब भी 1815 पर टिक लगाना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, बुर्बो वंश हो जाएगा। आंसर देखिए सी नंबर में दिया है, दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। इसे याद रखना, एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी का हर एक प्रश्नों को एकदम दिमाग में रट लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये उसी बुक्स का है जो मैं आपको बोल रहा था ना खरीदने के लिए, उसी बुक का है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो चार का सही आंसर मिल जाएगा आपका रूस का सम्राट होता है। देखिए यहाँ पर केवल सम्राट दिया है, और कभी कभी रूस का सम्राट दे देता है। तो आप लोग पढ़े होंगे रूस का सम्राट, तो कोई बात नहीं है, केवल सम्राट दिया है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि सम्राट ही इसका आंसर होगा। ओके, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, समयवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सोवियत संघ रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पोल विद्रोह कब हुआ। पोल विद्रोह कब हुआ था, तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। पोल विद्रोह कब हुआ था, 1863 ईस्वी में हुआ था। छठा नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1863 ईस्वी। इसे आप लोग को याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा किसने दिया था। ये बहुत अच्छा नारा है, और यह नारा देने वाले व्यक्ति थे लेनिन। और लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को भूलना नहीं है, बल्कि याद रखना है। इनकी मृत्यु कब हुआ था, लेनिन की 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा एनसीईआरटी का प्रश्न आता है, जो फाइनल एग्जाम में आने वाला है। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकरवाट का मंदिर वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड दिया है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर, कंबोडिया में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में स्त्रियों के सैन्य जोश पैदा करने के लिए किस देवी की कहानी सुनाई जाती है। किस देवी की कहानी सुनाई जाती है, तो 9 का आंसर हो जाएगा त्रिआयु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ था। मैं आपको कई बार क्लास में बताता हूँ ना कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, याद रखना। लखनऊ समझौता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो बहुत लड़के इसका आंसर गलत टिक लगा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी वर्ष रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटित हुआ, और यहाँ पर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ। 11 का आंसर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। 1964 ईस्वी में उड़ीसा में कौन सा आंदोलन हुआ था। ये बहुत खोंड आंदोलन, आंसर क्या होगा, 12 का ए नंबर होगा। खोंड आंदोलन हुआ था। देखो जब आप सर्च मारोगे ना, ये बुक्स में ना आपको ना नहीं मिलेगा, बल्कि ये चंद्रिका में मिलेगा। ये चंद्रिका का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको नेट पर सर्च मारते हो ना, तो 1914 में कि उड़ीसा में कौन सा आंदोलन हुआ था, बहुत इधर उधर देगा और आप कन्फ्यूज हो जाओगे। और 13 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1920 ईस्वी, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता। सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता। 13 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगर मैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो डांडी यात्रा। 1930 डांडी यात्रा महात्मा गांधी जो चलाया गया आंदोलन था,
अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। टिस्को तो 1907 ईस्वी में हुई थी। 1907 ईस्वी में। राइट जवाब आपका मिल जाएगा 15 का सी नंबर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं 16 नंबर तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आता है कि मुंबई में प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई थी। तो मुंबई में प्रथम सूती मिल की स्थापना, सूती मिल का अर्थ 1854 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है कि लंदन में 17 नंबर लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था। तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ। तो मैंने बताया था ना कि 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जस्ट उसके एक साल बाद 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ लंदन में। 18 नंबर क्वेश्चन भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। और भूमंडलीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। तो नाम याद रखना जॉन विलियमसन। तो जॉन विलियमसन ने किया था। लेकिन भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 90 के दशक से हुई थी। 90 के दशक से हुई थी। ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुआ था। तो बहुत लोग 70, बहुत लोग 80 बताते हैं, लेकिन इसका आंसर याद रखना 90 के दशक से। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार होता था। तो आपका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। सही जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर 19 का। 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब मैं बात करूं 20 नंबर क्वेश्चन के, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। तो बाइबिल। ऑप्शन नंबर देखो डी नंबर में दिया बाइबिल। और एक और बात याद रखना, गुटेनबर्ग जो है ना, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में। अगर पूछे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था तो जर्मनी में ही बताना। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था तो जर्मनी में ही बताना। ठीक है। अनामिका जी भी है, अनामिका है ना, उनका भी हिंदी में शायद जन्म इनका जर्मनी में हुआ। मतलब कि इन 3 व्यक्तियों का नाम याद रखना, जैसे गुटेनबर्ग हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स मुलर हो गए, ये सब का जन्म जर्मनी में ही हुआ है। इनमें से एक न एक प्रश्न तो रहता ही है। अगला क्वेश्चन भूमि के सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो भूमि के सबसे ऊपरी सतह है ना, तो भूमि के सबसे ऊपरी सतह को हम लोग मिट्टी कहते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। आंसर आपका बी नंबर सही जवाब मिलेगा, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है किस ग्रह को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को। मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था तो बाहर मैंने पृथ्वी को दिखाकर बताया था। अगला आपका क्वेश्चन है जल संकट निवारण हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर एक जगह इसका आंसर मैंने देखा था गलत दिया था, बुक्स में आंसर सही दिया है। ओके हाँ, आंसर क्या याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर याद रखना सितंबर 1985 ईस्वी। सितंबर 1985 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर यूनेस्को के द्वारा कितने जैवमंडल को मान्यता दी गई है। यूनेस्को के अनुसार उनके द्वारा 14 जैवमंडल को मान्यता दी गई है। बी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि लोहा सबसे भारी होता है इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी मानते हैं। नहीं, लोहा से भी भारी होता है। भारी धातु कौन सा होता है तो यूरेनियम होता है। लोहा को हम लोग उद्योगों की जननी मानते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। 26 का आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। ओके 27 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम यानी कि Al एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं निम्नलिखित में वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। कौन वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहलाएंगे। तो 28 का आंसर ऐसे में दिख रहा है। 28 का आंसर इसका डी नंबर होना चाहिए ना। वाणिज्य ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, यहाँ पर आंसर दिया है इनमें से सभी। तो आप लोग को याद रखना है कभी कभी आपको ऑप्शन में ना विद्युत भी दे देता है। तो यहाँ पर आपका आंसर तो डी नंबर बन जाएगा। सही बात है। देखो वाणिज्य ऊर्जा स्रोत किसे कहेंगे जो विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राप्त होता हो। तो यहाँ पर आपका विद्युत भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में विद्युत नहीं दिया है। एक्चुअली में अभी 3 ही दिया है, तो आप लोग 3 को आंसर ठीक लगा देना। अगला आपका क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कोयले का है। तो आपका झारखंड हो जाएगा ना। आंसर क्या मिल जाएगा 29 का आपका सही आंसर मिल जाएगा बी नंबर झारखंड। लेकिन अब मतलब कि सर्वप्रथम कह रहा है ना झारखंड ही होगा। और वर्तमान समय में पूछता कि अभी कौन है नंबर 1 पर, तो हम लोग छत्तीसगढ़ बताते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है।
तो धान है ना, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो धान है, इसे याद रखना है। धान क्या है बाबू, धान आपका खरीफ फसल है, जैसे कि धान क्या है, खरीफ फसल है। और धान के सीजन में जो भी हम लोग चीज़ बोते हैं, धान के सीजन में क्या बोते हैं, तो धान के सीजन में हम लोग मकई बोते हैं ना, तो मकई जो है ना वो भी हमारा खरीफ फसल हो जाएगा। बाजरा भी बोते हैं धान के समय में ही, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, तो खरीफ फसल हो जाएगा। ओके, तो आंसर याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर धान सबसे ज़्यादा होता है। केरल में नहीं, उत्तर प्रदेश में तो गेहूँ ज़्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ना आंसर मिल जाएगा भाई, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान होता है, चावल होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग स्थापित करने वाले भौतिक कारक हैं। भौतिक कारक हैं, कौन सा उद्योग स्थापित करने वाले भौतिक कारक है, आंसर आपका कच्चा माल मिल जाएगा, कच्चा माल ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, तो लौह इस्पात उद्योग। ओके, आंसर आपका मिल जाएगा डी, लौह मतलब कि लोहा। अगला क्वेश्चन, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आप लोगों ने महाराष्ट्र जैसे कि मुंबई, पुणे या नागपुर, ये सब कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में सबसे लंबी लंबी चौड़े चौड़े रास्ता होती है, यानी कि सड़कें होती है, काफ़ी सुंदर सुंदर होती है, तो याद रखना आपका आंसर बी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 36 का आपका सही जवाब मिल जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बिहार की 80% आबादी निर्भर करती है, तो बिहार की बताओ 80% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है। क्या बात है, 80% जनसंख्या जो है ना वो पूरा कृषि पर ही निर्भर करती है। और अगला हम लोग का क्वेश्चन है 38 नंबर, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, तो यहाँ पर आपका 38 का सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, ग्रैंड ट्रंक मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, अब बस 2 ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, पटना है, जबकि कुछ समय पहले यानी कि भगवान बुद्ध के समय में ये एक गांव था। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है, आपदा प्रबंधन का अगर मुख्य घटक की मैं बात करूं तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। स्वयं सेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, ये सब हो जाएंगे डी नंबर। ओके, तो बस 40 ही क्वेश्चन था, इसको अच्छे से याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में मतलब बहुत क्वेश्चन लड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट और NCERT वाला प्रश्नों को बता रहा हूँ ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का एक भी नंबर ना कटे। ओके।